नमस्कार, स्वागत है आपका कारवां की इस बातचीत में। आज हम बातचीत करेंगे ग्रामीण और शहरी इलाकों में कोविड की मीडिया कवरेज और वहाँ की स्थिति पर। मेरे साथ हैं कारवां के 2 पत्रकार चाहत राणा और सुनील कश्यप। चाहत ने अहमदाबाद, सूरत, भोपाल, दिल्ली आदि शहरी इलाकों से कोविड पर लगातार रिपोर्ट की है। वहीं सुनील ने ग्रामीण इलाकों से, खासकर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से कोविड संकट पर रिपोर्ट की है। तो सबसे पहले चाहत, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अहमदाबाद, सूरत, भोपाल, दिल्ली और अन्य इलाकों में रिपोर्ट करते हुए आपको क्या सिमिलैरिटी नज़र आई? ज्यादातर जो रिसेंटली हमने रिपोर्टिंग की है वो गुजरात में और कुछ हद तक दिल्ली में की है, पर जो रिपोर्ट्स सुनने में आ रही है दूसरे सिटीज से भी, भोपाल वगैरह काफी सिटीज, एनी सॉर्ट ऑफ अर्बन सेंटर, उसमें यही है कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स बिल्कुल ही कोलैप्स हो गए हैं। जैसे हमने खुद देखा था, हॉस्पिटल्स वगैरह में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की बहुत कमी, मतलब ऑक्सीजन तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, ब्लैक मार्केट भी मुश्किल से मिलता है। लोग हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मर रहे हैं, एम्बुलेंसेस में मर रहे हैं, एम्बुलेंस भी नहीं मिल रही है तो ऑटो रिक्शा में ले जा रहे हैं, ऑटो रिक्शा में मर रहे हैं, सड़क पे मर रहे हैं, हॉस्पिटल के बाहर मर रहे हैं। तो कोई काउंट ही नहीं है कि कितने लोग कोविड से वहां पे मर रहे हैं बिफोर दे गेट एनी ट्रीटमेंट। क्रेमेटोरियम्स में जो लाइन है, शमशान वगैरह में जो लाइन है, उसकी कोई मतलब हद ही नहीं है। इतनी एम्बुलेंस आती है, हर 2 मिनट में कोई एम्बुलेंस आती है, कोई एम्बुलेंस जाती है, तो उसकी भी कोई गिनती नहीं है। तो एक तरह से बिल्कुल ही पब्लिक हेल्थ क्राइसिस से ज्यादा इट्स बिकम अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। और हमारे जो सिस्टम्स है वो इस इतनी ओवरवेल्म्ड है कि दे कांट इवन काउंट कि उनको क्या क्या किन चीजों की जरूरत है, बिकॉज उसके लिए भी उनके पास टाइम नहीं है, इतने ओवरवेल्म्ड है। बट द थिंग इज कि अर्बन सेंटर्स में फिर भी थोड़ा क्या कहते हैं, एक्सपोजर रहता है मीडिया का, थोड़ा बहुत अटेंशन जो है अर्बन सेंटर्स में तो फिर भी है, इसलिए हमें अंडर काउंटिंग वगैरह के बारे में पता है। क्रेमेटोरियम डेटा काफी लोगों ने, काफी रिपोर्टर्स ने अच्छे से उसको देखा है, जांचा है, तो उसकी तो कोई मतलब there is no hesitancy in showing ki the discrepancy in numbers. It's very evident कि कितना डिफरेंस है ऑफिशियल डेटा में और जो असली में डेथ हो रही है उसका, तो कोई वो है ही नहीं, बिकॉज काफी रिपोर्टर्स ने इस पे काम किया है। सो अब वो काफी एविडेंट हो गया है। एक चीज और जो मैंने अर्बन एरियाज में नोटिस की है कि बिकॉज एक अवेयरनेस हो गई है कि कौन से थेरेप्यूटिक्स शायद काम करें, कौन सी मेडिसिन शायद काम करें। असली में तो बात यह है कि ऑक्सीजन और टाइमली इंटरवेंशन, ऑक्सीजन एंड स्टेरॉइड्स के सिवा लाइफ सेविंग हमारे पास कोई भी थेरेप्यूटिक नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ, कोई मेडिसिन नहीं है जो हम जानते हैं काम करती है इस टाइम में। बट फिर भी ब्लड प्लाज्मा एंड रेमडेसिविर, ऐसी टाइप की, आइवरमेक्टिन, फैवीफ्लू, ऐसी काफी सारी थेरेप्यूटिक्स एंड मेडिसिन हैं जो काफी ओवर प्रिस्क्राइब हो रही हैं। उसकी वजह से जो डेस्परेशन है लोगों में, उसको एक्सप्लॉइट करके जो यूजलेस थेरेप्यूटिक्स बेसिकली, जिसके पीछे कोई भी साइंटिफिक एविडेंस या बैकिंग नहीं है, उसको इतना ओवर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। उसकी वजह से लोगों में बहुत डेस्परेशन है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर उनको ये मेडिसिन नहीं मिलेगी तो उनके रिलेटिव या उनके लव्ड वन मर जाएंगे, एंड वो फिर उनको गिल्ट फील होता है। तो वो जो सिस्टम बन रहा है उसकी वजह से होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग फॉर मेडिसिन आर बेसिकली नॉट यूजफुल एट ऑल। सो वो सिचुएशन काफी डेस्परेट है एंड अर्बन सेंटर्स में मुझे काफी दिख रही है। आई डोंट नो रूरल एरियाज में इतनी डिमांड है इन थेरेप्यूटिक्स की जो साइंटिफिकली बैक नहीं है, या पता नहीं उसके बारे में गवर्नमेंट क्या कर रही है रूरल एरियाज में। बट urban areas mein, I think there is a need for some stringent action against this, some very clear plan about what should be prescribed, what should not be prescribed. हमारी government ये जानने के बाद भी एक mixed message देती है। एक तरीके से बोलती है कि नहीं, रेमडेसिविर मत लीजिए, सिर्फ हॉस्पिटल सेटिंग में मिलना चाहिए, पर जो उनका ट्रीटमेंट प्लान है, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उन्होंने बना के दिया है, उसमें इन सारी मेडिसिन को मेंशन किया गया है। हाँ, उसके सामने ये लिखा गया है कि एविडेंस ज्यादा नहीं है कि ये मदद करेगा या नहीं, बट फिर भी ये सब
प्रिस्क्राइब किया जा रहा है। एक मिक्स मैसेजिंग है, गवर्नमेंट ने अच्छे से दे हैवंट पुट देयर फुट डाउन एंड बीन लाइक कि we need to stop this, you can't just prescribe this to everyone. तो एक तरीके से that's also adding to the burden of attendants, patients, relatives, etc. And काफी effort उसमें जा रहा है when we know कि oxygen is basically the only thing that will save lives. तो ये सब हमने नोटिस किया है अपनी रिपोर्टिंग में। तो आपका मतलब, कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशन का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप है। हाँ, एक तरीके से जो मैसेजिंग गवर्नमेंट की है वो क्लियर नहीं है, एंड दैट इज वेरी हार्मफुल। इस दौरान जब इतना पैनिक है, इतना फियर है, इतनी डेथ्स हो रही है, इतना ग्रीफ है, इस दौरान गवर्नमेंट को एक बहुत क्लियर ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। एक तरफ तो वो डेटा हाइड करते हैं, अंडर प्ले करते हैं कि क्या सिचुएशन है, और बल्कि अगर आप पूछो, चीजें मांगो, अगर सिलेंडर मांगो, ट्वीट करो तो आपके अगेंस्ट एफआईआर हो जाती है। तो इस तरीका का तो इस तरीके की गवर्नेंस हो रही है, क्लैम्प डाउन ऑन इंफॉर्मेशन रादर देन ट्राइंग टू हेल्प एंड ट्राइंग टू बिल्ड द रिसोर्सेज, ट्राइंग टू हेल्प सेव लाइव्स, उसकी जगह क्लैम्प डाउन चल रहा है। एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ यही चीजें कि जो जरूरत की चीजें हैं उन पे स्ट्रेस करना और एक क्लैरिफिकेशन देना या रेगुलेशन लाना कि डॉक्टर्स ऐसी चीजें ओवर प्रिस्क्राइब ना करें, कि लोग घंटे घंटे लाइन में रहे। जैसे हम सूरत में गए थे तो ऐसी लाइन थी सिविल हॉस्पिटल में कि पूरी एक बिल्डिंग थी, उसके सामने पूरा इट वेंट अराउंड द बिल्डिंग, मतलब आई कांट इवन काउंट, hundreds and hundreds of people in the sun standing for remdesivir, जो काफी लोगों को काम नहीं आएंगी। एंड क्यों एक पेशेंट, एक अटेंडेंट वहां घंटों घंटों 2-3 दिन खड़े होके एक इंजेक्शन ले रहा है जो शायद उनके अटेंडेंट की जान भी ना बचाएं। It is oxygen at the end of the day and steroids that will save lives. तो एक तरीके से मतलब एक वाइल्ड गूस चेज पे भेज दिया है, और आप कुछ कर भी नहीं रहे उसको रेगुलेट करने के लिए। ऊपर से फिर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी होल्ड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे गौतम गंभीर जी दिल्ली में, फिर एक्स चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के फडणवीस जी, उन्होंने भी वहां पे रेमडेसिविर इंजेक्शन होल्ड और डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की। यहाँ पे फैबीफ्लू, एक तो कहाँ से लाए, कैसे लाए, वो तो अलग ही मिस्ट्री है। दूसरी बात, ऐसे लोगों के डेस्परेशन को एक्सप्लॉइट करना, जब शायद मतलब ये एक ऐसी चीज नहीं है, इट्स नॉट एन ओवर द काउंट प्रिस्क्रिप्शन, आप ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते उसको। तो बहुत ही इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, इट्स रियली जस्ट एडिंग टू द बर्डन। एक तो मतलब आप मदद भी नहीं कर रहे हैं, ऊपर से मिक्स मैसेजिंग करके ये सब चीजें जो कर रहे हैं उससे यू जस्ट एडिंग टू द बर्डन रादर देन हेल्पिंग। सो ये सब गेम्स अभी चल रहे हैं आई थिंक अर्बन सेंटर्स। सुनील, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि टीवी में या मीडिया में हम गांव की वैसी तस्वीर नहीं देख रहे हैं जैसी कि शहरों के बारे में दिखाया जा रहा है। तो क्या गांव की स्थिति ठीक है, बेहतर है शहरों के मुकाबले, या मीडिया कवर नहीं कर रही है ठीक से? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, पहली लहर जब शुरू हुई थी उस समय गांव की स्थिति ठीक थी। पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था तो गांव उतना इफेक्टिव नहीं था, लेकिन इस बार गांव की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है। एक तो उत्तर प्रदेश के गांव में प्रधानी के जिला पंचायत के चुनाव थे, उसमें लोगों का एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलना जुलना हुआ है, जिससे अब कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें 80% लोगों को वायरल फीवर ना हो और कोविड के लक्षण ना हो। और सरकार की स्थिति ये है कि गांव में एकदम कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है, कोई लोगों को एम्बुलेंस लेने नहीं आ रही है। गांव में मतलब हेल्थ के नाम पे कोई भी चीजें नहीं है। जब मैं गांव के लोगों से बात किया तो मुझे गांव के लोग बताते हैं कि अगर गांव में जो झोला छाप डॉक्टर है अगर वो नहीं होते तो ये जो डेथ रेशियो है ये गांव का और बढ़ गया होता। उन्होंने उनकी काफी जान उन लोगों ने बचा ली है, बहुत सारे लोगों की। और अभी कंडीशन ये है कि जैसे गांव का आदमी जब अपने लोगों को लेके हॉस्पिटल में जाता है तो उससे वो कोविड की जांच मांगते हैं, और कोविड की जांच हुई नहीं है। कोविड की जांच उससे ना होने की वजह से वो 4-5 हॉस्पिटल घूमता है और उनका मरीज जो है एम्बुलेंस में दम तोड़ देता है। ये कंडीशन गाँव की है, और ये ऐसी मौत है जो कि किसी डाटे में नहीं है, ये कहीं पे चढ़ाई ले गई है, ये वो नहीं है। मेरे गांव में पिछले 17 दिनों में 41 मौत हो चुकी है। और गांव में अभी मेरा एक दोस्त था जिसका मैं जिक्र भी किया था अपनी रिपोर्ट में, गोविंदर राणा, उसने 2 तारीख को अपने घर की जांच कराई थी जिसमें कि पूरा का पूरा घर उसका कोरोना पॉजिटिव था, और घर में 10 लोग हैं। और ये कंडीशन हर घर की है कि इस समय हर घर में
कोरोना पॉजिटिव मरीज है और सरकार की लापरवाही है कि सरकार गांव के लिए कुछ नहीं की और गांव को एकदम वो ऐसी कंडीशन में छोड़ दी है कि गांव किसी स्थिति में बचने वाले अब लग नहीं रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना गांव में बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत तेजी से लोगों की डेथ हो रही है और ये रिकॉर्ड भी नहीं है। कल की जो है परसों की बागपत में जो उन्होंने खबर दी थी 6 लोगों के मरने की दी थी, जबकि 4 लोग मेरे गांव में मरे थे। तो सरकार उन आंकड़ों को छुपा रही है। तो वो जो लोग मर रहे हैं, या अभी एक आया है कि ऑनलाइन जो है डेथ सर्टिफिकेट का जो है आंकड़ा बढ़ गया है। मतलब सभी जिलों में डेथ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बहुत तेजी से हो रहे हैं। तो ये लोग कौन है एकाएक जो मरना शुरू हो गए हैं और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, ना कोई टेस्टिंग करा रही है, ना कोई जांच करा रही है। तमाम गांवों में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वो काफी दिनों से बंद पड़े हैं। उनमें किसी में ये कह दिया गया कि यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए थे। तो इस तरह की चीजें चल रही है। अभी बागपत की एक वीडियो, एक कोरोना पॉजिटिव मरीज था, उसने जो है वायरल की थी कि वहां पे जमीन पे जो है कोरोना के पेशेंट पड़े हुए थे। एक जगह है सरूरपुर जहाँ पे अभी हाल ही में इन्होंने करीब मुझे लग रहा है कि 15 या 20 दिन 15 दिन पहले ही इन्होंने वो कोरोना सेंटर बनाया है और उस पे करीब 5-6 लोग ऐसे ही पड़े हुए थे। एक महिला के तो मतलब तन पे कपड़े भी नहीं थे। तो वहां कोई देखने वाला नहीं है। फिर डीएम को जब वो वीडियो गई तो डीएम ने वहां की नर्स को सस्पेंड किया। तो ये सारी चीजें गांव में चल रही कि गांव वाले तो सरकार के भरोसे इस समय नहीं है और न गांव में कोई इलाज हो रहा है प्रॉपर लोगों का। और गांव के लोग अब डर भी गए हैं बहुत तेजी से। उनमें एक भय व्याप्त हो गया है कि अगर वो बताएंगे कोरोना है तो इससे उन्हें लग रहा है कि उनकी जान चली जाएगी, क्योंकि बहुत तेजी से लोगों गांव में लोग मर रहे हैं इस वजह से। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि सरकार अपनी कुछ सुविधाएं गांव पहुंचा रही है? यहाँ तो लोग आपस में ही एक दूसरे की हेल्प करने लगे हैं, सोशल मीडिया में लोग पोस्ट कर रहे हैं। क्या गांव में इस तरह की कोई पहल है? नहीं, गांव में तो बल्कि इसके विपरीत हो गया है। जब गांव में माना जाता है कि गांव में तो पड़ोस होता है, शहर में कोई पड़ोस नहीं होता, या ये माना जाता है कि हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक आपको 4 कंधे देने वाले लोग चाहिए, तो इस समय गांव में 4 लोग भी नहीं मिल रहे कंधा देने के लिए। पड़ोसी आपकी मदद के लिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि एक दूसरे को अपनी जान का डर हो गया है। शहरों में या व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे तमाम लोग ट्विटर पे मदद मांग रहे हैं, मदद दे रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं और तमाम चीजें चल रही है। लेकिन गांव में कोई किसी के साथ में जो है कॉम्प्रोमाइज उस तरीके की हेल्प नहीं हो रही, क्योंकि गांव खुद उन्हें लग रहा है कि हमें अपनी जान बचानी चाहिए। और ये मामला ये नहीं कि पड़ोसी, मतलब घर के लोग भी ऐसा कर रहे हैं कि वो लाश के पास वो खुद भी नहीं जा रहे हैं। तो और सरकार की तरफ से ये कंडीशन है कि जब वो मेरा दोस्त बता रहा है, जब उसके पास में हेल्थ वर्कर आए उसकी जांच करने के लिए, तो उनके पास में मात्र 25 किटें थी। और वो हेल्थ वर्कर उसको बोलते हैं कि देखिए आपके गांव में कम से कम 2000 मरीज होंगे और 25 किट में हम कैसे इलाज उनकी जांच कर सकते हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार जो है वो कोविड की जांच में भी कितनी अनदेखी कर रही है गांव को लेके। मैं गांव की तरफ फिर से आऊंगा। चाहत, यहाँ ऑक्सीजन के बारे में भी आपने पिछले अभी अभी ये कहा, जोर भी दिया कि ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन की सप्लाई है। पिछले साल 29 अक्टूबर को कारवां में आपकी रिपोर्ट आई थी जिसमें आपने इसी परेशानी के बारे में लिखा था कि हॉस्पिटलों को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, ऑक्सीजन महंगी हो रही है। ये सारी चीजें आपने उसमें लिखी थी। उसके बाद भी अभी मैंने 3 दिन पहले देखा, बीजेपी के सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने तक चेताया था या वार्निंग दी थी कि ऑक्सीजन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस बीच क्या चूक हुई है? अक्टूबर से लेके आज हम मई में हैं। पिछले साल अक्टूबर और मई, और इस बीच थोड़ा सा लल भी रहा है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि क्राइसिस ओवरकम कर गए हैं, लेकिन फिर बैक आया सेकंड। तो इस बीच क्या चूक हुई है, आपको क्या लगता है? जो ये जो रिपोर्ट आप जो बोल रहे हैं, जो 2 रिपोर्ट हमने की थी, एक महाराष्ट्र बेस्ड थी। उस टाइम और भी स्टेट्स में कमी थी ऑक्सीजन की, पर उस टाइम महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली एक सर्ज थी नवंबर अराउंड काफी सिटीज में, स्पेशली टियर 2 सिटीज में, नागपुर में, नासिक में, इन जगह में काफी बड़ी सर्ज थी, सबर्ब्स में। तो वहां के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स वगैरह थे वो काफी ओवरवेल्म थे और उस टाइम ज्यादातर लोगों को ऑक्सीजन सपोर्ट की ही जरूरत थी। तो जो लोग हॉस्पिटल आ भी रहे थे वो इस कंडीशन में थे कि उनकी लंग्स काफी इफेक्टेड थी और ऑक्सीजन की जरूरत थी। तो उस टाइम डिमांड काफी थी। एंड उस टाइम भी एक डॉक्टर ने मुझे यही कहा था, मतलब एक कोट
बहुत ही उन्होंने एक कोट कहा था जो अब इस दौरान काफी ही सिग्निफिकेंट बन गया है कि दिस इज अ वॉर दैट विल बी फॉट विद ऑक्सीजन, एंड दैट हैज कम टू। अब जाके हमें पता चल रहा है कि यही हमारा सबसे बड़ा वेपन था, सबसे यूजफुल वेपन था। जान बचाने के लिए सबसे जो जरूरत थेरेपी हमें चाहिए वो ऑक्सीजन है। तो उस दौरान भी जो डिस्कशन था वो ये था कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन तो फिर भी हम बढ़ा सकते हैं और हमारी कैपेसिटी काफी ज्यादा है। पहले क्या होता था कि 80% ऑफ जो ऑक्सीजन सप्लाई था जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स करते थे वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए जाता था, तो उसको तो उन्होंने ऑलरेडी डाइवर्ट कर दिया है मोस्टली फॉर मेडिकल यूज। तो एक तरीके से ऑक्सीजन की जो होल एब्सोल्यूट डिमांड है वो तो मीट हो सकती है, बट प्रॉब्लम एक ये है कि जो सप्लाई चेन है उसको रेगुलेट करना, उसको स्ट्रीमलाइन करना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ऊपर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए टू मेक श्योर कि जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो अलग अलग वे में, मतलब कहीं पे जाके वो गैस फॉर्म में भी कंप्रेस होता है, फिर उसको अलग अलग सिलेंडर में डालते हैं, फिर छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में ले जाते हैं, कहीं बड़े हॉस्पिटल में ले जाते हैं वो बड़ा लिक्विड टैंक। तो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए टू मेक श्योर कि ये हर हॉस्पिटल ये ऑक्सीजन पहुंचे। एक तो डिमांड हॉस्पिटल्स में है, फिर ऊपर से डिमांड इंडिविजुअल डिमांड भी हो गई है। जब हॉस्पिटल में बेड नहीं है तो लोग इंडिविजुअली सिलेंडर ले रहे हैं, वो अलग सिलेंडर होता है, अलग कैपेसिटी का होता है, वो थोड़ा छोटा होगा। तो ऐसे ऐसे करके जो बीच में काफी मिडलमैन वगैरह है उस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने में प्रॉब्लम होती है। बिकॉज या तो हमारे पास जैसे बड़ी कंपनीज ये कह रही है कि उनके पास बड़े जो टैंक चाहिए होते हैं लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, दे आर नॉट इनफ फॉर देम टू सप्लाई। जितना अगर वो प्रोडक्शन इंक्रीज भी कर दें तो उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो टैंक नहीं है जिससे वो सप्लाई कर सके। एक तो ये, फिर दूसरे लेवल पे भी, छोटे लेवल पे भी सिलेंडर्स वगैरह जो मिडिलमैन होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, रीफिलर्स होते हैं, उनको भी काफी सारे सिलेंडर्स की जरूरत है। वो इन्वेस्टमेंट करना उनके लिए मुश्किल है, और अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्राइसेस बढ़ाएंगे, तो इसलिए प्राइस रेगुलेशन में भी इशू आ जाता है। बिकॉज जो रेगुलेशन है वो ऑक्सीजन के प्राइस पे है, बट ऊपर से जो लोग ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट डालेंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट डालेंगे वो ओवरहेड चार्ज वो कर सकते हैं, तो इस तरीके से फिर कॉस्ट भी राइज होंगी। तो ये सब दिक्कतें उस टाइम भी थी। इस दौरान कोई ऐसा कोजेंट प्लान नहीं बनाया गया जिससे इसको स्ट्रीमलाइन कर सके कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो कैसे हम क्विकली इस ऑक्सीजन सप्लाई को कहीं पहुंचा सकते हैं। क्लियरली ये प्लान हमारे पास अभी भी नहीं है। जैसे हमें पता ही है दिल्ली में कितनी बुरी हालत है, एंड कैसे स्टेट बाउंड्रीज वगैरह में लोगों को स्टॉप किया गया है। मतलब टैंकर्स, न्यूज आई थी बीच में कि यूपी से टैंक को नहीं आने दिया तो स्टेट्स होल्ड कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, या फरीदाबाद से ऑक्सीजन सप्लाई रोक दिया गया, टाइमली ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ नहीं पहुंच रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है सप्लाई चेन को रेगुलेट करने की, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने की। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी जो डिमांड फ्रंट पे भी है, हम पीएम केयर्स के अंडर देयर वाज अ प्लान, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें अराउंड 162 उन्हें नए प्लांट्स बनाने थे पीएम केयर के फंड यूज करके। उसका मतलब अक्टूबर तक तो उन्होंने टेंडर भी फ्लोट नहीं किया था इस प्लांट के लिए, अक्टूबर तक। तो मार्च से लेकर, मार्च में ही हमने कितना 3,000 करोड़ जितने भी कलेक्ट कर लिए थे पीएम केयर्स ने, मार्च से लेकर अक्टूबर तक तो टेंडर भी फ्लोट नहीं हुआ था प्रोडक्शन के लिए। फिर वो टेंडर फ्लोट हुआ है, उसके बाद अब जाके करीबन 4-5, इस वेव के शुरू में 4-5 आई थिंक सेटअप शुरू हुए हैं। उन्होंने जल्दी से बनाने की कोशिश की है। इस टाइम उन्होंने अनाउंस किया कि हम ये फंड यूज करके प्रोडक्शन यूनिट बनाएंगे हॉस्पिटलों के पीछे वगैरह, जो कम से कम सप्लाई की प्रॉब्लम तो उसमें सीज हो जाती है अगर हॉस्पिटल के पीछे ही प्रोडक्शन यूनिट है। तो अब जाके उन्होंने 160-170 जो भी था उसमें से 5-10 सेटअप हो रहे हैं। तो क्लियरली टू लेट टू लिटिल, सो दिस हैज बीन द इशू। वन इज की प्रोडक्शन के लिए भी जो हमारे पास रिसोर्सेज थे वो हमने यूज नहीं किए, टाइमली बिल्कुल यूज नहीं किए। हम क्लियरली बहुत कंप्लेसेंट हो गए थे पिछले 4-5 महीने में। दूसरी बात ये कि जो स्ट्रीमलाइन करना था सप्लाई चेन, उसको इस तरीके से एक प्लान बनाना कि टाइमली उस वे में वो पहुंचे लोगों के पास, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन हो हमारे पास, कि ब्लैक मार्केटिंग ना हो। अगर सप्लाई रेगुलेट होता तो ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग कम होती, प्राइस जो ओवरहेड चार्जेस हैं वो भी डिक्रीज होते हैं, हॉस्पिटल इजीली अफोर्ड भी कर पाते। तो ये सब चीजें जो है उसके लिए कोई प्लानिंग क्लियरली नहीं हो पाई हमारी गवर्नमेंट से। अब पता नहीं क्यों नहीं की, बट वी आर पेइंग द प्राइस नाउ।
नील, आपकी रिपोर्ट में एक धनौरा गांव के बारे में है, जहां पर आपने बताया है कि एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां किसी की मौत ना हुई हो या जहां कोई बीमार ना हो। अब सवाल ये है कि सरकार यहाँ क्यों नहीं पहुंच पा रही है? हेल्थ वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आपने भी जिक्र किया कि किट्स कम है, लेकिन इस बीच सरकार क्यों नहीं बढ़ा पाई ये सारी चीजें, जबकि सरकार को करना चाहिए था? आप कैसे देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, सवाल ये है कि ये इस पूरी की पूरी जब दूसरी लहर शुरू हुई है, ये पिछले मार्च में जब ये क्राइसिस बढ़ता है तमाम तरह का इसमें, और एक तो पूरा गांव उस समय जो है पंचायत चुनाव में लगा हुआ था, तो वो अपनी बीमारी को गांव भी नजरअंदाज कर रहा था, क्योंकि पंचायत चुनाव का गांव गांव में एक बुरा असर होता है। वो अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए तमाम चीजों के लिए लोग लगे रहते हैं। सरकार की दिक्कतें ये रही है कि वो सरकार के हाथ से सारी चीजें निकल चुकी है। सरकार के पास में, हमारे पास में ऐसी हेल्थ फैसिलिटी है ही नहीं। सरकार ने जितने कोविड सेंटर बनाए हैं उन पे हद से ज्यादा मरीज जाने लगे हैं। सरकार जिनमें जो जांच कर रही है उसकी रिपोर्ट 6 या 7 दिन में दे रही है, तब तक वो आदमी घर आ जा रहा है, और घर आने के बाद में वो लोगों से मिल रहा है, जुल रहा है, और वो चीजें और फैल रही है, तेजी से फैल रही है। तो ये हर गांव की कहानी हो गई यार। एक दूसरा कि लोग अभी इसको कई बार उसको गांव के लोग भी वायरल फीवर की तरह लेते हैं। ये वायरल फीवर है, ठीक हो जाएगा। जब उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तब वो हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, और जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो फिर वहां पे जो भी हॉस्पिटल में वो लेके जाते हैं वो पहले कोविड रिपोर्ट मांगता है, जो उनके पास में है नहीं। तो फिर उसके बाद वो 4-5 हॉस्पिटल घूमते हैं और उस घूमने में उनके मरीज की डेथ हो जाती है। सरकार की दिक्कतें ये है कि सरकार के पास में इतने हेल्थ हेल्थ वर्कर है ही नहीं कि वो गांव को कवर कर सके। जैसे धनोरा गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे, जबकि धनोरा गांव की जो आबादी है वो 20,000 के पार है, और उस पे एक डॉक्टर बैठता है। तो एक डॉक्टर के भरोसे 20,000 की आबादी को कवर कर पाना बड़ा कठिन काम है। और एक आशा वर्कर, एक आंगनबाड़ी, इस तरह की चीजों में जो है उनको, और वो भी अब जो है जैसे कि धनोरा गांव में पोइंदर राणा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसने आशा वर्कर को फोन करके कहा, तो वो आशा वर्कर उसको बोलती है कि देखिए, मैं आपके घर आपकी दवाई देने नहीं आऊंगी, मैं किसी कोविड मरीज के घर दवाई देने नहीं जा रही हूँ। तो उनको भी डर हो रहा है कि कहीं हमें कोविड ना हो जाए, हमारी देखभाल कौन करेगा, हमारे बच्चों की कौन करेगा। तो उनको भी अपना एक डर जो है बना हुआ है। और सरकार इस पे कोई सख्ती नहीं कर रही है। सरकार के फैसले आप देख लीजिए, अगर कोई ऑक्सीजन की बात करता है तो सरकार उसे जेल में डाल देती है। गांव की तरफ तो सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है, क्योंकि, और इसकी एक वजह भी है। वजह यह है कि अब तक जितनी भी खबरें आई हैं वो सारी की सारी खबरें इलाहाबाद से, बनारस से, मेरठ से, गाजियाबाद से, नोएडा से, इन शहरों से तो आई है, लेकिन वहीं पे जैसे आजमगढ़ के गांव से या संत कबीर नगर के गांव से या गोरखपुर के गांव से ये खबरें नहीं आ रही है। जबकि यहाँ कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें अभी प्रतिदिन मौत ना हो रही हो। और ये जौनपुर में मैं बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि सई नदी के किनारे या गोमती नदी के किनारे जहां पे भी लोगों को जगह मिल रही है वहां पे लाशें जला रहे हैं गांव के लोग। अब मतलब जौनपुर में अब जो है जगह भी कम पड़ रही है कि वो कहाँ पे लाश जलाएं। तो इससे आप गांव का अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव की कंडीशन क्या होगी। पहले जब पहली बार ये लहर आई थी कोरोना की, जब मार्च में बहुत तेजी से चीजें फैलना शुरू हुई थी, उस समय कहा कि गांव वालों की तो पाचन क्रिया बहुत मजबूत है, उनकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत है, वो तो सारी चीजें झेल जाएंगे, वो सारी की सारी चीजें, वो सारी बात हो रही थी। और गांव एकदम इफेक्टिव नहीं हुआ। बहुत दूर तक गांव में कोरोना का कोई मरीज नहीं मिला। लेकिन एकाएक जब ये दूसरी लहर आई है और कोरोना इतनी तेजी से गांव में फैला है, तो गांव के साथ में यह नाइंसाफी इसलिए भी हो गई है क्योंकि सरकार का गांव पे बहुत कम ध्यान रहता ही है। अब जो जिले हैं, जिला अस्पताल है, उनके पास में महज किसी के पास में मुश्किल से 100 बेड होंगे। मेरठ जैसे मेडिकल कॉलेज के पास में 100 बेड होंगे। तो आप, मेरठ बहुत बड़ा है, तो वो शहर में है, शहर बहुत बड़ा है। उसके बाद में लोगों को निर्भर रहना पड़ता है प्राइवेट हॉस्पिटलों पे। और प्राइवेट हॉस्पिटल इसमें करते क्या है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल को कोविड सेंटर बनाया गया है, वो पहले ही गांव वालों लोगों से 50,000, 30,000, जैसा भी वो आदमी देखते हैं उस हिसाब से उससे पैसा जमा कराते हैं, और फिर उसके बाद उसके आदमी का इलाज शुरू करते हैं।
और उसमें दूसरी प्रॉब्लम उनको ये होती है कि वो उनके मरीज को ना दिखाते हैं, ना उनसे बात करने देते हैं, कई तरह की दिक्कतें उनको आने लगती है और मरीज अंदर घबराता है और बाहर उसके परिवार के लोग बाहर घबराते रहते हैं। ये गांव के मरीजों के साथ में हो रहा है। थैंक यू सुनील। चाहत, अभी आप क्या देख रही हैं कि अभी सबसे पहले सरकार को या पूरे सिस्टम को किस पे फोकस करने की जरूरत है ताकि ये संकट कम हो? मतलब मैं तो कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर जो 2 हफ्तों से मैं किसी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, एपिडेमियोलॉजिस्ट वगैरह से जो बात कर रही हूँ, उनका अभी ओपिनियन यही है कि मिटिगेशन पे हमें फोकस करना है, क्योंकि बात हाथ से बाहर है, ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। इन्फेक्शन रेट जो 2-3 हफ्ते भी जो हमारी एक्टिविटीज रही हैं, जितना हमने सोशलाइज किया है, जो इलेक्शन रैलीज हुई है, रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस हुई है, उनका जो इफेक्ट है वो अभी भी आने को है। तो इन्फेक्शन रेट को स्टॉप करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट एक सोल्यूशन जो लोग बता रहे हैं कि हाइपर लोकलाइज लॉकडाउन्स चलते रहें, ताकि बहुत ही स्ट्रिक्ट लोकलाइज लॉकडाउन्स, ताकि हेल्थ केयर वर्कर्स वगैरह को वो दो हफ्ते का एक ब्रेक मिल जाए, 2-3 हफ्ते का, कि वो लोग थोड़ा सा मतलब इट वोंट स्टॉप द पैंडेमिक, इट वोंट स्टॉप द इन्फेक्शंस, बट इट विल बाय टाइम। तो उनको थोड़ा सा समय मिल जाएगा, थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा, वो कोप अप कर पाएंगे इस सिचुएशन से। एक तो ये है। फिर वैक्सीनेशन जो ड्राइव है उसको कंटिन्यू करना है। वैक्सीनेशन ड्राइव का भी जो इफेक्ट है वो अभी नहीं आएगा, वो भी 2-3 हफ्ते में आएगा। इम्यूनिटी बढ़ने में काफी टाइम लगती है, पर अभी हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव काफी स्लो हो गई है। हमें पता है कि प्रोडक्शन और जो सोर्सिंग है, जो हमारे पास स्टॉक है, वो काफी नहीं, इतना नहीं है कि हम अबव 18 सबको वैक्सीनेट करें। काफी सेंटर्स पे अगर आप ट्राई करते हैं तो वैक्सीन नहीं मिलती है। हमने खोल तो दिया है सबके लिए, पर क्लियरली हमारे पास प्लान नहीं था कि हम कैसे ये सप्लाई फुलफिल करेंगे। तो एक तो ये है, एंड यही है कि हमें अपना ऑक्सीजन इंश्योर करना है कि सही समय पे पहुंचे लोगों के पास, हॉस्पिटल्स के पास इनफ कैपेसिटी हो, बेड्स को इंक्रीज करें। कुछ नहीं तो एक मैदान में टेंट के नीचे ऑक्सीजनेटेड बेड्स जितने हम इंक्रीज कर रहे हैं वो करना चाहिए हमें। पर फिर दूसरे चैलेंज ये है कि इस सब के लिए हमें हेल्थ केयर वर्कर्स की जरूरत है। अब हेल्थ केयर वर्कर्स को भी बढ़ाने के लिए कोशिशें तो हो रही है कि और लोगों को हायर करें। अभी वो एमबीबीएस स्टूडेंट्स को भी दे टेकिंग देम इनटू द फोल्ड, बट वो भी एक बहुत ही नी जर्क सॉर्ट ऑफ रिएक्शन होता है, क्योंकि हम इतने महीनों से हमने इंक्रीज नहीं की हमारी सालों से, बल्कि हेल्थ केयर वर्कफोर्स को इंक्रीज करने के लिए काफी मेहनत नहीं की है हमने। तो अब एंड में जाके कॉन्ट्रेक्चुअली काफी लोगों को हम हायर कर देते हैं, फिर उनको भी बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है। उनको मतलब 1-2-3 महीने बाद उनको सैलरी मिलती है, तो वो भी काफी एक डीमोटिवेटेड वर्कफोर्स रहती है। तो हमारे पास क्लियरली हेल्थ केयर वर्कर्स भी इनफ नहीं है। एंड इंटेंसिव केयर के लिए ज्यादातर जो हमारे पेशेंट्स आ रहे हैं अब, वो इंटेंसिव केयर, इफ नॉट इंटेंसिव केयर, ऑक्सीजन एंड मतलब उनको अटेंशन की जरूरत होती है, वो तो उनको मिल ही नहीं रही है, क्योंकि भरे भरे वार्ड्स में, मतलब 70-80 के वार्ड में भी 1-2 डॉक्टर मुश्किल से आता है, कुछ नर्सेस आएंगी, वो खुद बीमार हो रही हैं। तो जो हमारी हेल्थ केयर वर्कफोर्स है वो कॉम्प्रोमाइज ना होए, उसके लिए भी आई थिंक एक लोकलाइज लॉकडाउन बहुत जरूरी है, कि कुछ तो रुके हमारा इन्फेक्शन रेट। वो भी अभी नहीं रुकेगा, उसका भी, लॉकडाउन का भी जो रेपरकशन है, जो उसका कॉन्सिक्वेंस है, वो भी हमें 2-3 हफ्ते बाद ही दिखेगा कि असली में काम आया या नहीं। और ऊपर से मतलब असली जो काम था वो करना चाहिए था हमें जनवरी, फरवरी, मार्च, तब हम प्रिपेयर्डनेस अपनी रख सकते थे कि ऐसी अगर सेकेंड वेव आए तो हम उसको मैनेज कर सकते थे। काफी कॉन्वर्जेशन हुई है कि हम क्या ऐसी सेकेंड वेव को एंटिसिपेट कर सकते थे। मैंने ये सवाल काफी सारे एक्सपर्ट साइंटिस्ट वगैरह से पूछा कि ये वेव हमें पता था कि आने वाली है या नहीं। तो उन्होंने यही बोला है कि हर इन्फेक्शन, हर एपिडेमिक में, हर कंट्री में सब्सिक्वेंट वेव्स हमेशा आती है। तो ये तो एक बहुत ही बेसिक क्राइटेरिया है, हमें पता होना चाहिए था कि कोई सेकेंड या थर्ड वेव इज वेरी पॉसिबल, इट्स ऑन द होराइजन। मे बी हम ये एंटिसिपेट नहीं कर सकते थे कि इतनी बुरी तरह से हमें हिट होगी, इतना लॉस ऑफ लाइफ होगा, बट एटलीस्ट वी कुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। तो ये तो हमारी गवर्नमेंट को इतना तो पता ही होना चाहिए था। ऊपर से काफी रिपोर्ट्स आई हैं, हमने भी, कैरावान ने भी एक रिपोर्ट की है अबाउट हाउ द कोविड टास्क फोर्स न्यू बाय फरवरी की ऐसी एक सिचुएशन
है, आने वाली है, और फिर भी देयर वर नो मीटिंग्स बिटवीन February एंड March टू डिस्कस कि क्या करा जाए, है ना। तो एक तो ये बात है। ऊपर से जो हमारी स्ट्रेन्स हैं, जो वायरस की स्ट्रेन्स हैं, उनको अंडरप्ले किया गया काफी दिनों तक। हमें अक्टूबर में जो एक डबल म्यूटेंट वायरस है, जिसको इंडियन म्यूटेंट कह रहे हैं, डबल म्यूटेंट तो नहीं है, उसमें और बहुत सारी म्यूटेशंस है, बट जो दो सिग्निफिकेंट म्यूटेंट्स है जिसकी वजह से वो इम्यूनिटी इवेड करते हैं, इसलिए उसको हमने डबल म्यूटेंट कह दिया। पर वो अक्टूबर में सबसे पहले डिटेक्ट हो गया था। अक्टूबर में आई थिंक सैंपल कलेक्ट कर लिया था, दिसंबर तक पता चल गया था कि ऐसा एक काफी हाईली इन्फेक्शियस वेरिएंट है। February तक तो बहुत ही मतलब लोगों के पास नॉलेज थी, जो साइंटिस्ट वगैरह जीनोमिक सीक्वेंसिंग कर रहे थे, उनको पता था कि ये बहुत रैपिडली स्प्रेड हो रहा है हमारी पॉपुलेशन में। तो उसके बारे में भी रिपोर्ट्स आ गई हैं कि उन्होंने एडवाइस किया था गवर्नमेंट को कि ये एक प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में और ये इन्फेक्शन बढ़ रहा है। फिर भी क्लियरली कुछ नहीं किया गया इन टर्म्स ऑफ प्रेपरेशन। तो ऑल दीज सिग्नल्स वर देयर फॉर एनीवन टू रीड, बट देयर हैज बीन अ ट्रेंड that our government refuses to look at the science in front of them, to listen to scientific advice, expertise. इन लोगों की बात तो उन्होंने मतलब एक तो सुनी नहीं, ऊपर से उल्टे काम किए। ये रैलीज वगैरह, सुपर स्प्रेडर इवेंट्स होल्ड किए, डिस्पाइट नोइंग, डिस्पाइट बीइंग एडवाइज्ड कि ये सब होने वाला है और ये सब हो सकता है। तो जो समय था जिसमें हम जान बचाने के लिए काम कर सकते थे, वो तो काफी हद तक चला गया है। पर अभी भी अगर कोई स्ट्रॉन्ग मिटिगेटिव सॉर्ट ऑफ एक्शन ये लोग ले, लोकलाइज लॉकडाउन्स, इंक्रीजिंग ऑक्सीजन वगैरह, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग देयर एफर्ट्स ऑन परसेप्शन मैनेजमेंट, जो अभी चल रहा है, ऐसे प्रिटेंड करना जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जैसे ऑक्सीजन की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बेड्स की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसे नैरेटिव को मतलब दिखाना और प्रेस के अगेंस्ट गुस्सा होना, ये सब क्लैम डाउन करने की जगह अभी भी कुछ काम हो सकता है। तो देख रहे हैं कि डॉक्टर्स भी अपने वीडियो शेयर कर रहे हैं, डॉक्टर भी डिप्रेशन में हैं, कई लोग अब रो रहे हैं वीडियोस में। तो आपने जब शहरों में हॉस्पिटल्स कवर किए और मेडिकल स्टाफ से बात की, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह का प्रेशर है उन पे और वो क्या सोचते हैं, उस प्रेशर से कैसे निपटा जाएगा या कितना प्रेशर है मेडिकल स्टाफ के ऊपर इस वक्त? मतलब कोई इट्स यू कांट इवन क्वांटिफाई कितना प्रेशर है। आई थिंक महीनों महीनों से अब ये चल रहा है। हर दिन वो इतनी मौतें देख रहे हैं, हर दिन उनको इतना हेल्पलेस लग रहा है, क्योंकि लोग उनके सामने आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि प्लीज हमारी मदद कर दो, एंड दे हैव टू टर्न अवे पीपल बिकॉज कैपेसिटी फुल है। तो अब एक बहुत ही डायर सिचुएशन हो गई है, जहाँ पे उनको डिसीजन लेना पड़ता है कि किसकी जान जाए किसकी नहीं। एंड यू कैन इमेजिन हाउ ट्रॉमेटिक दिस इज। घंटों घंटों बिना किसी क्वारंटीन लीव के आप काम कर रहे हैं। पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट था कि अगर आप एक्सपोज हो गए हैं तो आपको थोड़ा सा लीव मिलता है क्वारंटीन करने के लिए, इन केस आपको सिम्टम आए। अब तो सिम्टम के साथ भी लोग काम कर रहे हैं, एडमिट होके भी हेल्थ केयर वर्कर्स काम कर रहे हैं। ऐसी स्टोरीज भी आई हैं कि जिस वार्ड में वो एडमिटेड है अपने हॉस्पिटल में, उसी में वो दूसरे पेशेंट्स को भी देख रहे हैं, उनका भी ध्यान रख रहे हैं। फिर कुछ डॉक्टर्स की ऐसी भी स्टोरी आई है कि वो उनको अपने हॉस्पिटल में ही बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला। तो इस सिचुएशन में इंसान किस ट्रॉमा से गुजर रहा होगा वो तो मैं सोच भी नहीं सकती। तो हालत तो बहुत ही बुरी है, सब बर्नट आउट हैं। आई थिंक हर दिन उनको नर्वस ब्रेकडाउन वगैरह हो रहा है, और पता नहीं कब तक कब तक ये कर पाएंगे। आई कांट इवन इमेजिन। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बार बार काउंटिंग कम करने की बात आई है, तो शहरों में चाहत आपने इसको किस तरह देखा है और सुनील आपने किस तरह देखा है? सबसे पहले चाहत, आप अपना तजुर्बा हमें बताएं। ये काफी एविडेंट है, काफी क्लियर है कि टेस्टिंग में भी टेस्टिंग को भी कम करने की कोशिश हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि अगर टेस्टिंग कम होगी, रेट्स कम होंगे, तो क्लियरली ऐसा लगेगा कि इन्फेक्शन भी डाउन है, केसेस भी डाउन है। तो एक तरीके का नैरेटिव को कंट्रोल करने का बहुत इजी टूल है। एंड ये इससे भी पता चलता है, क्योंकि अगर पॉजिटिविटी रेट काफी हाई है, जैसे दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 30% से ज्यादा हो गया था, काफी दिन तक 40 भी पहुंच गया था एक तरीके से। तो जब पॉजिटिविटी रेट हाई होता है तो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि टेस्टिंग भी लो है।
एंड फिर हमने काफी जगह सुना, जैसे यूपी में भी, लखनऊ में मैंने सुना था, काफी लोगों से बात की थी कि प्राइवेट लैब्स को बोला गया था कि टेस्टिंग बंद कर दें। आरटीपीसीआर टेस्टिंग जो होती है, विच इज द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग, जो सबसे रिलायबल टेस्ट है आज के दिन कोविड-19 के लिए, प्राइवेट लैब्स को बोल दिया था कि वो बंद करें, या उनको बस अलाउ किया था कि सैंपल्स कलेक्ट करें, पर वो गवर्नमेंट सेंटर में ही जाएगा, वही करेंगे। तो इस तरीके से वो डेटा कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि सारे सैंपल जो हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, और उसके बाद 10-15 दिन तक भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। तो मतलब जो फैमिलीज को दिक्कत हो रही थी वो तो अलग बात है, क्योंकि काफी जगह बिना टेस्ट रिजल्ट के एडमिट ही नहीं करते। ऊपर से आंकड़ों को जो नीचे लाने की कोशिश है, वो इस टैक्टिक से अचीव हो जाती है। ऊपर से दिल्ली में ऐसे भी केसेस आए हैं जो मैंने सुना है, एनेक्डोटली भी सुना है लोगों से, कि झूठे फोटोशॉप रिजल्ट्स भी दिए जा रहे हैं। तो काफी लोग पैसे ले लेते हैं, सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, बट या तो फिर कैपेसिटी फुल है, या पता नहीं उनको क्या ऑर्डर्स मिले हैं, वो लोग उसको रजिस्टर नहीं कर रहे हैं आईसीएमआर से, वो एक फोटोशॉप नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट वापस भेज देते हैं। तो काफी लोगों को वो भी पता चला कि दिस इज फोटोशॉप, बिकॉज एक क्यूआर कोड भी होता है जिसको आप चेक कर सकते हैं। तो वो चेक करके पता चला कि गवर्नमेंट ने इसको एक्नॉलेज ही नहीं किया है, ये सैंपल तो अभी तक टेस्ट हुआ भी नहीं है। तो ऐसी चीजें भी हो रही हैं, एंड टेस्टिंग इज ऑनेस्टली द कॉर्नरस्टोन फॉर मैनेजिंग दिस पैंडेमिक। जब तक टेस्टिंग अच्छे लेवल पे नहीं होगी तब तक इसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये सब अभी सिटीज में हो रहा है। गांव के लोग जो है हॉस्पिटल जाते हैं, तो जैसे बड़ोत तो एक जो है सामुदायिक केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। वहाँ पे मेरे एक दोस्त जब जाते हैं तो उनकी 2 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव बता दी जाती है। जब वो घर आते हैं 2 दिन बाद, फिर भाई की तबीयत खराब होती है, फिर वो दोबारा लेके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, तो फिर वहाँ पता चलता है कि ये कोरोना पॉजिटिव है। तो एक तो इस तरह की चीजें गांव में चल रही है कि वो जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे जाते हैं, वहाँ पे जांच को निगेटिव, ज्यादातर जांचों को निगेटिव किया जा रहा है। दूसरा, जो हेल्थ वर्कर गांव में आ रहे हैं उनको चुनिंदा किट दी जा रही है। जैसे मेरे गांव में जो लोग आए उनके पास में महज 30 किटें थी, और जबकि गांव का आंकड़ा ये है कि गांव में 80% लोग वायरल फीवर से परेशान हैं और अब तक का 41 मौत हो चुकी है। तो ये चीजें जो है बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही है कि एक तो हेल्थ वर्करों के पास में लिमिट किटें हैं, और दूसरा जो है सरकारी हॉस्पिटलों में जहाँ पे वो जाते हैं, जिला अस्पतालों में या जो है ब्लॉक अस्पतालों पे जाते हैं, वहाँ पे ज्यादातर रिपोर्टों को निगेटिव किया जा रहा है, जिससे कि आंकड़े कम आए और ये दिखाया जाए कि नहीं, यहाँ पे ये संख्या बेहद कम है, यहाँ इस तरीके से कोरोना उस तरह से नहीं फैल रहा है। ये चीजें चल रही है। अभी आज की भी खबर थी कि गौशाला बनाने पर यूपी सरकार ज्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि आप यूपी को कवर कर रहे हैं। तो आपको कहीं लग रहा है कि सरकार अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रही अभी भी इतने बड़े संकट के बाद? देखिए, ये जो सरकार है बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, ये आई ही इन्हीं चीजों पे थी, मंदिर पे, गौशालाओं पे। इनका काम मतलब इनके राजनीतिक मुद्दे यही रहते हैं हमेशा। ये जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय भी ये हिंदुओं की बात करके गांव में बात कर रहे थे, जब गांव में बहुत सारी बात हो रही थी, कोरोना की, रोजगार की, बहुत सारी चीजें हो रही थी, उस समय भी ये लोग इसी तरह की बात कर रहे थे। तो सरकार की मतलब आप योगी का पूरा आप देखिए 4 सालों में कि योगी ने किस तरीके के काम किए हैं, और वो किन किन चीजों को ज्यादा वो जो है तरजीह देते हैं और किन कामों को वो बहुत पीछे छोड़ देते हैं। या फिर आप देखिए कि वो हर बात में जो है बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत उग्र हो जाते हैं। अगर कोई ट्विटर पे ऑक्सीजन की बात करेगा, ऑक्सीजन मांग लेगा, तो उनके खिलाफ वो एफआईआर दर्ज करा देंगे। या कोई जो है मदद की गुहार लगाएगा, तो मतलब कोई मदद कर रहा है तो उस पर वो जो है एफआईआर कर देंगे। इस तरह की चीजें वो हमेशा जो है करते रहे हैं, और वो इस तरह के मुद्दों को हमेशा उठाते हैं कि वो कैसे जो है उनमें हिंदुओं का जो हिंदुओं की सिंपैथी किस तरह से उन मुद्दों पे जुड़ती है, उसी तरह के मुद्दों को लेके आते हैं। क्योंकि गाय से हिंदुओं का जो है गहरा रिश्ता है, वो उसे एक माँ की तरह देखते हैं, गाय माता की तरह देखते हैं। तो इसलिए वो उस तरह की चीजें वो सिर्फ हमेशा अपना एक वोट बैंक सेव करना चाहते हैं कि हम इसके बहाने एक वोट बैंक मतलब इसको जो है सुरक्षित करें, उसे बचा के लेके चीजों को आए। उनके लिए कोई स्वास्थ्य या हेल्थ ये सारी चीजें नहीं है। मेरी बात हुई थी, एक गोरखपुर के ही लोग थे, उन्होंने मुझे बताया था कि बढ़लगंज में
करीब 2001 में एक हॉस्पिटल का बन के निर्माण हुआ था जिसमें 100 बेड है। आज तक वो हॉस्पिटल चालू ही नहीं हुआ, जबकि वो योगी जी का अपना गृह नगर है और योगी जी वहां से सांसद रहे हैं और अभी मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने उसको हॉस्पिटल को आज तक चालू नहीं कराया, जबकि वो हॉस्पिटल 2001 में बन गया था। तो ये कभी भी इनकी इस तरह की प्राथमिकता, इस तरह की चीजें इनकी रही नहीं है। शुक्रिया सुनील। शुक्रिया चाहत, शुक्रिया सुनील। हम इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। आगे भी आप लोगों से बातचीत करते रहेंगे और इन मामलों को, संकट को समझने की कोशिश भी करते रहेंगे।